ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। ओके, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस मेथड से बताऊंगा VMSPB अगर हम इस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। ओके, और हमने कैसे सॉल्व किया था? हमने सॉल्व किया था डॉट प्रोडक्ट से ही। बेसिकली यही फॉर्मूला है, लेकिन हमने इसको ऐसे मतलब दोनों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ई और ए बी को, और फिर हमने डायरेक्ट इसको मतलब डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्म में। ई नॉट 5 इंटू कॉस थीटा मीन्स ई नॉट मीन्स ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ओके, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई नॉट है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ई नॉट, एंड ए बी का मैग्नीट्यूड हमारा आया है सेक्शन फॉर्मूला से, जैसे ज्योमेट्री हम यूज़ करते हैं, और उसका हम निकालें तो आएगा हमारा 5 7 - 3 का 7 माइनस, ओके ए बी ए वेक्टर है तो मतलब से मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडर रूट 3 प्लस 4 दैट विल कम एज 5। ओके, कॉस थीटा, बेसिकली कॉस थीटा आपका 45 नहीं है। मैं आपको बस वही क्लियर करता हूँ कॉस थीटा पहले कितना है। देखिए, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो 2,3 हमारा मान लीजिए समवॉट यहाँ पर आ रहा है 2,3, और 5,7 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, दिस इज 5,7, और ये हमारी लाइन है। ओके, लेट मी मार्क इट विद अ स्केल। ये हमारी जो लाइन है दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। ओके, ये है हमारा ए बी वेक्टर। अच्छा, जो मेरा ई नॉट है वो हमारा कुछ ऐसे होगा। अगर मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करूँ ई नॉट, ऐसा इसलिए ड्रॉ करूँ ताकि वेक्टर के फॉर्म में हमें क्लियर हो कि हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो देखिए, ये दो वेक्टर हैं, ये है हमारा ए बी, ये है हमारा ई नॉट मतलब ई वेक्टर, और ये इनके बीच का एंगल हमें ये थीटा है, ये हमारे लिए थीटा है। बट हमें थीटा के बारे में कोई मतलब थीटा के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, लेकिन हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक कि एक्स एक्सिस से जो ई का एंगल है ये है 45, और एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल है मतलब ये एंगल, ये पूरा एंगल मैं बड़े से मार्क करता हूँ, ये एंगल है, ये हम निकाल सकते हैं। तो ई से 45 ये तो दिया हुआ है। ओके, ये हम निकाल सकते हैं। ये आएगा हमारा, लेट्स फाइंड इट आउट, ये आएगा मेरा, लेट्स से दिस इज अल्फा। इस अगर मैं अल्फा कर रहा हूँ तो मेरा tan अल्फा स्लोप आएगा मेरा 4/3। ओके, हाइट अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ से अल्फा आएगा 4/3 का आएगा हमारा। एक्चुअली मैंने आप कैलकुलेटर से निकालिएगा इसे, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ कर सकते हैं। 4/3 आएगा 1.33, और tan इनवर्स 1.33 आएगा समथिंग अबाउट 53.13, 53.13। तो ये हुआ मेरा अल्फा। ओके, लेकिन मेरा जो थीटा है वो अल्फा -45 है, अगर आपको एग्जैक्ट दिख रहा हो तो। अब ये तो यही हमारा थीटा है जो कि पुट करना था। तो ई नॉट 5 कॉस थीटा इज 53, अल्फा -45 दैट इज 53.13 माइनस 45, ये आएगा लगभग 8.13, और कॉस 8.13 होता है, कॉस 8.13 होता है 0.789। दिस इज इक्वल टू ई नॉट, this is 5, and okay, this multiplication sign, cos of 8.13 will come as 0.989 something. ओके, सो ये दोनों आंसर सेम ही है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप क्या कीजिए, 5 इंटू 0.9839 कीजिए तो आपको लगभग ये आएगा। ओके, मैं वो छोटे में लिख रहा हूँ बिकॉज आई हैव नॉट दैट मच स्पेस। सो दिस विल कम एज समथिंग अबाउट 4.95 ई नॉट, और अगर आप 7/√2 निकालें तो भी आएगा 4.95 ई नॉट। तो बेसिकली दोनों आंसर सेम ही है, लेकिन एक मतलब एक पॉइंट ये भी था कि जो, चूंकि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन जो था, मेन क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शन दिया हुआ था। ऑप्शन में आपका यही ऑप्शन दिया हुआ था 7 ई नॉट बाई √2, इसलिए इससे निकालना तो भी ये आपके लिए मतलब ये यूजफुल था फॉर्मूला। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। नाउ लेट्स सी what do you mean by equipotential surfaces. What do you mean by equipotential okay, equipotential surfaces. नाउ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे हो, लेट्स से समथिंग लाइक दिस,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, मतलब कि ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, मतलब ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन ये है जो दिया हुआ है, और इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ई नॉट लेट से। यहाँ पर अगर मैं एक ऐसे सरफेस ड्रॉ करूँ, लेट से समथिंग लाइक दिस, जो कि इसके 90 डिग्री पर हो, मतलब ये एंगल, ये जो इनके बीच का एंगल वो 90 डिग्री पर हो, और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में चार्ज को अगर फ्लो कराया जाए तो उन दोनों के बीच में जो वर्क लगेगा वो वर्क कितना होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि दोनों के बीच में वर्क कितना होगा। ओके, अब एक बार कोशिश कर लीजिए, हाउ मच वर्क विल बी बिटवीन इफ वी मूव अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो आई होप ये क्लियर होगा कि ये वर्क आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि आर और ई के बीच का एंगल 90 है एंड डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, और आपको शायद पता होगा डॉट प्रोडक्ट से अगर दो वेक्टर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, और मैंने बताया कि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो वर्क आएगा ये जीरो आएगा। अच्छा, क्या ऐसे और भी लाइन्स हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अगर मैं इस पूरे लाइन या फिर इस पूरे मतलब इस सारे पॉइंट को ड्रॉ करूं, उन सारे पॉइंट्स को जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, पोटेंशियल जीरो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तो आपको क्लियर होगा कि वो मुझे कुछ लगभग ऐसा प्लेन मिलेगा। ओके, और ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हीं को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। दीज टू प्लेन्स आर ओनली नोन एज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इन्हीं को कहा जाता है। ओके, लेट मी राइट विथ अ okay, this is equipotential surface. Okay, this is what we mean by equipotential surface. इस सरफेस पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और इस पे भी हर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो, या मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल सेम होगा, जो कि आपको नाम से भी क्लियर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसे सरफेस जिनके किन्हीं मतलब हर एक पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल सेम हो। ओके, और आई कैन से दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट द लोकस इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स दोज हैव सेम पोटेंशियल। अच्छा, क्या इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक चार्ज मतलब एक ऐसे हो सकता है, लेट्स से जैसे पॉइंट चार्ज, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है वो हमारी कुछ रेडियली आउटवर्ड होती है। आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में। सो दिस इज दिस समवॉट इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट चार्ज से होती हैं। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगा वो होगा स्फेरिकल, वो होगा स्फेरिकल। ओके, सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी एंड दिस पॉइंट इज सी एंड दिस डिस्टेंस इज दिस रेडियस इज r1 एंड दिस रेडियस इज r2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक चार्ज को ए से बी तक मूव किया जाए तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या उसमें वर्क कितना करना पड़ेगा, अगर मैं किसी चार्ज को ए से बी तक मूव करूं, तो आई वो क्लियर होगा, ये जीरो आएगा, क्योंकि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसलिए वर्क भी कितना आएगा? जीरो, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू माइनस वर्क कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो चूंकि डेल्टा वी जीरो इसलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो आएगा। और लेकिन अगर ए से सी मूव करें तो वर्क आएगा, और वो कितना होगा आप चेंज पोटेंशियल करके निकाल सकते हैं, क्यू माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी से। ओके ओके, जो एक और टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है वो है ड्यू टू अ लाइन चार्ज। मीन्स सपोज दिस इज अ लाइन चार्ज extended up to infinity from infinite to infinite. So let's say charge density is lambda coulomb per meter. तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती हैं वो कुछ इस तरह होंगी।
एक्चुअली 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब 3 ही बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली आपको बुक को देखने में या क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको 3 बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके इक्विपोटेंशियल सर्फेस और तरह से नहीं हो सकते, बिल्कुल और तरह से हो सकते हैं, लेकिन आपको जो 3 बेसिकली स्टैंडर्ड्स वो यही 3 हैं। ओके, इस केस में अगर आपको ऐसे ध्यान दें, मान लीजिए ये लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलती हुई हर एक डायरेक्शन में, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडियली आउटवर्ड दिखेगी, लेकिन इस मतलब ये स्फेयर नहीं है, ये सर्कुलर में रेडियली आउटवर्ड होगा, ये स्फेरिकल में रेडियली आउटवर्ड है। ये जो अच्छा यहाँ पे ये जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस आपको दिख रहे हैं ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। इक्विपोटेंशियल सर्फेस यहाँ पर कैसे हैं, प्लेनर है ये। ओके, यहां पर कैसे हैं, ये स्फेरिकल हैं। आप देख के ये मत कहिएगा सर्कुलर है, नहीं, ये स्फेरिकल हैं, ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। और इस केस में जो हमारे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं ये होते हैं सिलेंड्रिकल। ओके, तो ये हुए हमारे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। और यहां पर सरफेस कैसे हैं, सिलेंड्रिकल हैं। आपको ये तीनों ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ओके, इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव सेम पोटेंशियल। एक और पॉइंट, अच्छा चलिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट्स को लिख देता हूं। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द लोकस। अच्छा, ये सेम लोकस है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव सेम पोटेंशियल, दोज हैव सेम पोटेंशियल। ओके, एक और पॉइंट जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है, अगर आप देखें इन तीनों ही केसेस में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री मिलेगा। फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड वन दिस एंगल इज 90 एंड थर्ड वन ये एंगल आपका 90 है। ओके, सो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are always perpendicular to the equipotential surfaces, or I can say vice versa, that equipotential surface will be always perpendicular to the electric field, or you can say electric field lines. Okay, सो आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर होंगे, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता देता हूं जो कि मैंने अभी कहा, डेट इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to another point on an equipotential surface is zero. Okay, इज जीरो एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। जैसे मान लीजिए कि मैं इन दो इसमें किसी भी दो पॉइंट को ले लूँ तो उनके बीच का पूरी जो वर्क डन, मतलब इन दो किसी दो पॉइंट को ले लूँ और उनके बीच में वर्क, अगर मैं चार्ज को फ्लो कराया जाए तो उनके बीच का जो वर्क डन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट कितना, वो जीरो होगा। अच्छा, अगर मैं इनको लूँ तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। जैसे मान ली इससे और मान ली इस ए पॉइंट इस पे लूँ, बी इस पे पॉइंट इस पे लिया जाए, तो तब मैं चार्ज को फ्लो कराऊँ तो वर्क डन कांस्टेंट आएगा।
मान लीजिए ए मैं इस पर कहीं भी ले लूँ और बी इस पर कहीं भी ले लूँ तो वर्क डन कांस्टेंट आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लूँ तब जीरो आएगा और कांस्टेंट भी होगा। ओके, सो थ्योरेटिकल वाइज तो ये मतलब इक्विपोटेंशियल में इतना ही है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन इज दिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कि आपको 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए गए हैं, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, और आपसे पूछी गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब भी हमें पोटेंशियल दिया हो या इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ इसे, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इसका मतलब 37 का एक रोल है। अच्छा, मैं कोई बात बता दूं कि cos 37, ओके मैं cos 53 बोलूँ, cos 53 एक्चुअली, अगर आपको cos 37 पता हो, cos 37 तो sin 37 निकाल सकते हैं, और sin 37 पता हो तो sin 37 cos 53 इक्वल होगा, क्योंकि sin 90 और थीटा इक्वल cos थीटा। ओके, तो cos 53 की वैल्यू जो हमें दी गई है ये है 0. वेट अ मिनट, cos cos 53 की वैल्यू, ओके जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो cos 53 विल इज गिवन एज 3/5, ये वैल्यू दी हुई है। ओके, एक्चुअली ये cos 53 मतलब sin 37 और sin 53 ये दो वैल्यूज आपको याद भी होनी चाहिए। sin 37 की वैल्यू होती है आई थिंक 3/4, एंड cos sin 53 वैल्यू होती है, नहीं सॉरी, sin 37 की वैल्यू होती है आई थिंक 3/5, एंड sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। ओके, और cos 53 वैल्यू होती है 3/5 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ मतलब ये तीनों लाइंस को, सो मतलब कि देखिए ये है हमारा 20 वोल्ट एंड दिस वन इज ऑफ सॉरी, ओके लेट मी ड्रॉ इट विथ अ स्केल। ओके, सो दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज गिवन एज 10 वोल्ट एंड दिस गिवन एज 0 वोल्ट, और हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, ये है हमारी 100 सेंटीमीटर। ओके, बट हमें जो डेल्टा आर लेना होता है वो होता है इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे होती है, आई होप इतना तो क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो 20 वोल्ट टू 0 वोल्ट की तरफ डायरेक्शन होगा। तो हमें जो डी आर लेना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मतलब ये लेना चाहिए, और ये जो एंगल है देखिए ये एंगल 37 दिया है, तो ये जो एंगल होगा ये 53 होगा। सो दिस मच हाइट दिस विल कम एज 100 सेंटीमीटर cos 53। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू सॉरी ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर या डी बाई डी आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको प्लेनर बनाए हुए हैं, इसलिए मैं कांस्टेंट रिज्यूम कर रहा हूँ। हालांकि कांस्टेंट है भी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल जब भी आपके प्लेनर होंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी कांस्टेंट होगी, तो मैं डेल्टा वी डेल्टा आर का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। डेल्टा वी डेल्टा आर में आपको मैंने बताया कि वी फाइनल वी इनिशियल होगा, ठीक है, तो इनिशियल फाइनल तो ये हुआ और इनिशियल 0 हुआ, लेकिन चूंकि माइनस में मल्टीप्लाई कर तो मैं लिखूँ वी इनिशियल प्लस वी फाइनल, तो मैं इसको लिखूंगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, लिखूंगा मैं 10 माइनस 0 डेल्टा इज आर इक्वल टू 100, दिस विल कम एज 100 इंटू cos 53 होगा 3/5, सो दिस विल कम एज 60 सेंटीमीटर। लेकिन 60 सेंटीमीटर लिखने से अच्छा होगा कि हम इसको एसआई यूनिट में पुट करें, एसआई यूनिट में इसलिए ताकि क्योंकि न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ सके, तो मैं इसे पुट करूँगा 0.6, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम एज 100/6 50/3 न्यूटन पर कूलम। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ और वीडियो को मैं फिर ख़त्म करते हैं। एक्चुअली देयर इज वन मोर थिंग आई नीड टू डू, सो इस वीडियो को एक क्वेश्चन देके मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, क्वेश्चन इज देयर द एक्सिस is given as this and this another axis which is given as this one, that's a charge minus 2q at minus a comma 0 and that's a charge q at a comma 0. Question is find locus
ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन वेयर पोटेंशियल इज ज़ीरो। सिंपल। ये आई थिंक एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, आप जो सॉल्व करिएगा। अच्छा, एस सी वर्मा का आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक 75 क्वेश्चन है उसमें, और मतलब 70-75 क्वेश्चन हैं। आप उसमें एटलीस्ट 60-65 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइपोल, उसके बाद गॉस लॉ। डाइपोल एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें डाइपोल में कुछ भी नया नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन डाइपोल पे आते हैं। तो मतलब एक फिक्स, मतलब एक ट्रेडिशनल टाइप फिक्स चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब कुछ पढ़ रखा है बस हमें, मतलब एक कोचिंग तरह आपको लगेगा पूरा डाइपोल। इनफैक्ट मैं आपको पूरे कोचिंग तरह दे भी सकता हूँ, बस डाइपोल मोमेंट इसमें एक नया पॉइंट थोड़ा सा है, उसको बस समझाना है, बाकी पूरी चीज़ें आप कोचिंग तरह पे कर सकते हैं। उसे डाइपोल मोमेंट देखेंगे, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट हॉरिजॉन्टल एट उसमें मतलब दो एक्सिस, डाइपोल एक्सिस एट मतलब वर्टिकल एक्सिस, ऐसे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं छोटे मोटे, तो उसे देखा जाएगा। उसके बाद गॉस लॉ। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन।